राजस्थान के सभी प्रतियोगियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार शर्मा, फैकल्टी ज्योग्राफी, अधिगम क्लासेज जयपुर। अधिगम की इन ऑनलाइन क्लासों के अंदर मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस नई पहल के लिए, इस ई लर्निंग शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को जो लाभ मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल हमारे निदेशक महोदय को जाता है, जिन्होंने सही समय पर सही कंडीशन में वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, हमारे विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। मैं हृदय की गहराइयों के साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान भूगोल की इस नई सीरीज में पिछली 2 क्लासों के अंदर मैं आपको राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार पढ़ा रहा था। मैंने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किया और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्ष में ग्रीष्म, शीत, शरद और बसंत का समय होता है, किस तरीके से अक्षांशों के अनुसार क्लाइमेट परिवर्तित होती जाती है। फिर उसके बाद मैंने राजस्थान की लोकेशन आपको समझाई। सबसे पहले हमने लोकेशन वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ी, फिर उसके बाद हमने एशिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ी। चूंकि ग्लोब पर हमारा राज्य राजस्थान एशिया महाद्वीप का भाग है और एशिया के दक्षिण में स्थित है, और उस दक्षिण एशिया में हम भारत संघ का एक अंग है। तो भारत देश का भाग होने के कारण अब अगली जो स्थिति है हम वो भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे मित्रों। और जब भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप राजस्थान की स्थिति को देखिए। राजस्थान किस तरीके से भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थित है, और जब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इस स्थिति को देखेंगे तो इससे हमारा निर्धारण बड़ा आसान हो जाएगा और इसको हम समझ पाएंगे। ये जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन हमारे इंडिया की है, और इस आउटलाइन के अंदर हम भारत के 4 भाग कर दें। जैसे ये नॉर्थ, ये वाली जो कंडीशन है वो साउथ, इस कंडीशन की बात करें तो ये ईस्ट, और इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगी वेस्ट। और इस तरीके से उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत, 4 भाग हमने भारत के कर दिए हैं। यहां राजस्थान को देखें तो राजस्थान की जो लोकेशन है इस तरीके से दिखाई दे रही है। ये हमारा राजस्थान प्रदेश है, ये लोकेशन हम देख रहे हैं। ये जो प्रदेश देख रहे हो आप, इस प्रदेश को हम कह रहे हैं राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। जब ये उत्तर वाली दिशा है, ये पश्चिम वाली दिशा है, तो राजस्थान मित्रों भारत की कौन सी दिशा के अंदर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। कौन सी दिशा के अंदर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तर पश्चिम। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। जब हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ी तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित था? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जब मैंने आपको एशिया के संदर्भ में बताया कि एशिया के संदर्भ में
भारत की स्थिति कौन सी है? तो एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति है दक्षिणी, और राजस्थान की जो स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति है एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन सी है? तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित होगा मित्रों? उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। चूंकि हमारी जो लोकेशन है वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती है, उत्तर पश्चिम के अंदर आती है। तो कई बार इससे ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और एग्जामिनर कैसे आपको घुमा देता है परीक्षा के अंदर, वो चीज आप देखो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल है अपना, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो राजस्थान की स्थिति प्रदर्शित करता है, जो राजस्थान की स्थिति प्रदर्शित करता है। ये वाला क्वेश्चन है अपना। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे पास पहला विकल्प है, इसमें पहला विकल्प है हमारे पास इसमें उत्तरी पूर्वी। दूसरा जो विकल्प है हमारे पास इसके अंदर वो है दक्षिण पश्चिमी। और तीसरा विकल्प जो है हमारे पास इसमें वो है उत्तरी पश्चिमी। कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी। और यहां आपके जो विकल्प हैं वो विकल्प इस तरीके से दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ए के अंदर जो आपके पास होगा 1 व 2, बी के अंदर जो आपके पास विकल्प है 1, 2 व 3, सी के अंदर आपके पास जो विकल्प है वो है केवल 3, और डी के अंदर जो विकल्प है आपके पास केवल 3 व 4, केवल 3 व 4। अब देखो क्वेश्चन को समझो आप, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जो राजस्थान की स्थिति को प्रदर्शित करता है? अब राजस्थान भारत के अंदर ही नहीं, एशिया में भी हो सकता है, विश्व के अंदर भी उसकी स्थिति हो सकती है। किसी भी स्थान की स्थिति पर्टिकुलर इन पेरिस नहीं होती है, वो सबसे पहले वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित की जाती है, फिर उसके बाद वो महाद्वीप कॉन्टिनेंट के रूप में निर्धारित की जाती है, फिर उसके बाद अगर वो देश है तो देश के रूप में, और अगर वो राज्य है तो देश के अंदर उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा मित्रों? बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। 1, 2 और 3। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1, 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर आते हैं, आपको इसी तरीके की स्टडी पर फोकस करना है। अगर कंपटीशन एग्जाम के अंदर कम समय में और अच्छा करना चाहते हो तो आपको कंसेप्ट बनाना आना चाहिए, उसको पहचानना आना चाहिए, और उसमें क्या भिन्नता है, उसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है प्रश्न में। अगर यही प्रश्न मैं आपसे करता डायरेक्टली और राजस्थान की स्थिति आपको प्रदर्शित कर देता कि साहब राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो आप तो इसका आंसर क्या कर देते? केवल 3, जबकि वो आंसर आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। इसीलिए बेस पढ़ने में यही बेनिफिट होता है मित्रों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
यहां से राजस्थान की तीनों स्थितियां बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, एशिया के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण पश्चिमी भाग में, और भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग में। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान की कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब ये क्वेश्चन इस तरीके से मॉडिफाई करके दिया जा सकता है, तो आपको इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है। हमारे क्वेश्चनों में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे, ये तो हो गई विश्व के संदर्भ में स्थिति, एशिया के संदर्भ में स्थिति और भारत के संदर्भ में स्थिति। ये वाली जो स्थिति है, ये स्थिति किसके संदर्भ में है? भारत के संदर्भ में। भारत में राजस्थान की स्थिति, तो ये भारत में राजस्थान की क्या है? स्थिति है। अब इसके बाद राजस्थान भारत में या ग्लोब पर अक्षांशों के अनुसार किस तरीके से निर्धारित किया गया? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी स्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार उसकी स्थिति का निर्धारण करता है। अब राजस्थान अक्षांशों के अनुसार, तो हम ग्लोब पर राजस्थान को ढूंढेंगे, और जब ग्लोब पर राजस्थान को ढूंढेंगे तब उसका अक्षांशीय विस्तार निर्धारित करेंगे। तो देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस तरीके से है, किस रूप में ये निर्धारित किया गया है, इसका अध्ययन हमें करना है। तो इसका अध्ययन हम इसमें देखेंगे और इसको हमको आगे इसमें पढ़ना है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हमारा बिंदु रहेगा, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये टॉपिक है हमारा अब इसके अंदर। और इस टॉपिक में हम बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति के बारे में हम बातें करेंगे। और जब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें, तो ये जो आउटलाइन देख रहे हो आप, ये जो आउटलाइन देख रहे हो आप, ये हमारे राजस्थान की आउटलाइन है। ये राजस्थान की आउटलाइन है, और राजस्थान की इस आउटलाइन के अंदर ये राजस्थान का मानचित्र है, और इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये वाली जो रेखा है मित्रों, ये वाली रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। कौन सी है? 0 डिग्री अक्षांश। और इस 0 डिग्री अक्षांश को हमने कौन सी रेखा कहा है? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा कहा है इसको? भूमध्य रेखा। बताओ, राजस्थान भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर स्थित है या नीचे की ओर स्थित है? तो राजस्थान भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर स्थित है। और जब भी हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो वो कौन से अक्षांश की स्थिति होगी? उसको हम कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या कहेंगे हम उसको? नॉर्थ लैटिट्यूड। तो राजस्थान भूमध्य रेखा से कहाँ स्थित है? ऊपर की ओर। अब बात करते हैं कि भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर तो है, लेकिन ऊपर की ओर कितने डिग्री अक्षांश से राजस्थान की स्थिति चालू होती है? तो राजस्थान की स्थिति चालू होती है यहाँ से। ये जो अक्षांशीय स्थिति है, यहाँ से राजस्थान चालू हो जाएगा, और जब यहाँ से राजस्थान चालू होगा तो ये अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना डिग्री है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान की जो समाप्ति है, वो राजस्थान की समाप्ति यहाँ हो जाएगी, और ये जो समाप्ति होगी, इस समाप्ति को हम यहाँ मानेंगे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश से चालू हुआ? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कई बार एग्जामिनर बहुत सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में, केवल दक्षिणी अक्षांश में, व उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में। तो यहां राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश बनेगा। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखना है, नॉर्थ टू नॉर्थ। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक होगा? नॉर्थ टू नॉर्थ हो जाएगा। अब आप पढ़ चुके हो ग्लोब के ऊपर कि एक रेखा थी और उस रेखा को आपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहा था, और वो कर्क रेखा राजस्थान से होकर के गुजर रही है, क्योंकि राजस्थान कितने डिग्री से चालू हुआ है? 23 डिग्री 03 मिनट से। और जब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा का अक्षांश कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री को आप कह सकते हो 23-30। क्या कहोगे इसको? 23-30। तो ये 23-30 के रूप में ये बनेगी। तो 23.5 डिग्री जो रेखा है वो किससे गुजरेगी? राजस्थान से। एक बार उससे पहले हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार बिंदु का निर्धारण कर लें। तो राजस्थान कितने डिग्री से चालू हुआ? 23 डिग्री 03 मिनट से। और इस 23 डिग्री 03 मिनट पर राजस्थान का ये एक जिला है, और इस जिले का नाम है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और इस बांसवाड़ा की एक तहसील है, और उस तहसील का नाम है कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील है। और कुशलगढ़ तहसील का जो सबसे अंतिम गांव है, जो राजस्थान की दक्षिणी सीमा का बिंदु है, उस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कोणा गांव, जो कितने डिग्री अक्षांश से चालू हुआ? 23 डिग्री 03 मिनट से। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कोणा गांव का अक्षांशीय विस्तार होगा, तो कोणा गांव का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री हो जाएगा? 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है। अब धीरे धीरे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जा रहे हैं, और मैंने आपको ग्लोब पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं बताई थी। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा। यहाँ 23.5 डिग्री जिस रेखा को हम कहते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से, राजस्थान के कौन से भाग से गुजर रही है? दक्षिण भाग से गुजर रही है। इस तरीके से कर्क रेखा का निर्धारण हो रहा है। और ये दक्षिणी भाग के अंदर यहाँ पर ये जो जिला है, इस जिले का नाम है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। इस तरीके से कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजर रही है? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजर रही है। एक जिला बांसवाड़ा और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा मित्रों? डूंगरपुर। लेकिन यहां डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो कि जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा के तो कहां से गुजर रही है? बीच में से। और डूंगरपुर के कहां से गुजर रही है? दक्षिणी भाग से। तो ज्यादा भाग कर्क रेखा का किस जिले से लग रहा है? बांसवाड़ा से। और कम भाग किसका लग रहा है? डूंगरपुर से। तो डूंगरपुर से मात्र केवल कितने किलोमीटर निकलती है? 1 किलोमीटर। जबकि बांसवाड़ा से इसका कितने किलोमीटर का भाग लग रहा है? 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का भाग लग रहा है? 26 किलोमीटर का। मित्रों, राजस्थान में अधिकांश जो हमारे विद्वान हैं वो कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर बताते हैं,
जब मैं यहां कर्क रेखा की कुल लंबाई बताऊंगा तो कर्क रेखा की कुल लंबाई होगी 26 प्लस 1, और 26 प्लस 1 होगी तो कर्क रेखा की कुल लंबाई होगी 27 किलोमीटर। ये एक अपने आप में अलग तरीके का कंसेप्ट है, क्योंकि आपने ज्यादातर 26 किलोमीटर ही पढ़ रखा होगा, और जो आपने 26 किलोमीटर पढ़ा है वो भी बिल्कुल ही सही पढ़ा है। क्योंकि राजस्थान में कर्क रेखा से सर्वाधिक लगने वाला जिला बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा में ही कर्क रेखा का अधिकांश भाग गुजरता है 26 किलोमीटर। लेकिन मित्रों, परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई में आपको 26 किलोमीटर आंसर नहीं करना है, कुल लंबाई में आपको आंसर करना है 27 किलोमीटर। चूंकि 1 किलोमीटर डूंगरपुर में और 26 किलोमीटर किसके अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चला, ये हमारा उत्तरी राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान और ये पश्चिमी राजस्थान। ये पश्चिमी राजस्थान का भाग है, ये पूर्वी राजस्थान का भाग है, ये उत्तरी राजस्थान का भाग है, और ये कौन से राजस्थान का भाग है, दक्षिणी राजस्थान का भाग है। तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है, दक्षिणी भाग से। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से। एक जिला कौन सा है, बांसवाड़ा, एक जिला कौन सा है, डूंगरपुर। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 27 किलोमीटर। और मित्रों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कर्क रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्क रेखा ने राजस्थान को कौन से कटिबंध के अंदर निर्धारित कर दिया, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। कौन से कटिबंध में निर्धारित कर दिया, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के अंदर निर्धारित कर दिया। और राजस्थान का अधिकांश भाग बताओ कर्क रेखा के ऊपर स्थित होगा या कर्क रेखा के नीचे स्थित होगा। तो इस डायग्राम को देखने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के कहां स्थित है, ऊपर की ओर। तो एक और नया कंसेप्ट निकल करके आ गया कि राजस्थान कर्क रेखा से किस ओर ज्यादा स्थित है, ऊपर की ओर ज्यादा फैला हुआ है, जबकि नीचे की ओर कम फैला हुआ है। नीचे की ओर प्रॉपर रूप से तो केवल एक ही जिला है, और वो जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। तो कटिबंधों के आधार पर राजस्थान की जलवायु उपोष्ण या किस प्रकार की होनी चाहिए, शीतोष्ण प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि विश्व के अंदर टोटल कितने प्रकार की जलवायु होती है, 3 प्रकार की जलवायु होती है, उष्ण जलवायु, उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु और शीत जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। लेकिन राजस्थान मरु प्रदेश है, मरुस्थल का विस्तार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए राज्य की जलवायु पर कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव न होकर मरुस्थलीय जलवायु का प्रभाव है। और इसीलिए राजस्थान की जो जलवायु है वो राजस्थान की जलवायु उप उष्ण शुष्क प्रकार की है। कौन से प्रकार की है, उप उष्ण शुष्क प्रकार की है। क्योंकि राजस्थान की कुल धरती के 61% भाग पर रेत ही रेत का विस्तार है। ये राजस्थान रेत की भूमि है, ये धरती रेत के टीलों वाली है, इसको धरती धोरारी कहा जाता है। इसलिए इसकी जलवायु
उप उष्ण शुष्क प्रकार की है। तो मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताया। एक बार कंसेप्ट के रूप में बता देता हूं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री से चालू हो गया? 23 डिग्री 03 मिनट से। कितने डिग्री से चालू हो गया? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और इसकी समाप्ति कितने डिग्री पर हो गई? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री पर हो गई? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर हो गई। अब जब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के अंदर है, तो इस तरीके से हम अक्षांशीय विस्तार को निर्धारित कर देंगे। राजस्थान भूमध्य रेखा से किस ओर है? ऊपर की ओर है। और अगर हम इसमें मुख्य अक्षांश रेखा की बात करें तो हमारी मुख्य अक्षांश जो रेखा है उस रेखा को हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश होगी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कह सकते हैं? 23 डिग्री 30 मिनट। चूंकि अक्षांश और देशांतर डिग्री, मिनट और सेकंड में पढ़े जाते हैं, और किसी भी डिग्री का 60वां भाग मिनट होता है और उसका 60 मिनट का 60वां भाग सेकंड होता है। इसलिए 23 डिग्री 30 मिनट इस तरीके से लिखा जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? दक्षिण भाग से गुजरती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा कौन से भाग से गुजरेगी? दक्षिण भाग से गुजरेगी। कर्क रेखा से राजस्थान का, तो कर्क रेखा से राजस्थान का अधिकांश भाग किस ओर स्थित है? ऊपर की ओर। तो राजस्थान का अधिकांश भाग किस ओर है? ऊपर की ओर है। तो ये ऊपर की ओर राजस्थान का अधिकांश भाग हो जाएगा। ठीक है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा से लगने वाले जिले, तो कर्क रेखा से लगने वाले जिले कितने होंगे? 2। कर्क रेखा से लगने वाले जिले, तो कर्क रेखा से लगने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। एक जिला तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। और बांसवाड़ा कितने किलोमीटर लगता है? 26 किलोमीटर। और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर। और डूंगरपुर केवल कितने किलोमीटर लगेगा? 1 किलोमीटर। और इस तरीके से कर्क रेखा बांसवाड़ा के कहां से गुजरेगी? मध्य से। कहां से गुजरेगी? मध्य से। और डूंगरपुर के कौन से भाग से गुजरेगी? दक्षिण भाग से गुजरेगी। कौन से भाग से गुजरेगी? दक्षिण भाग। मित्रों, ये ध्यान रखना, अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया कि कर्क रेखा पर स्थित जिला है, कई बार विकल्प इस तरीके के आ जाते हैं, ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी चित्तौड़गढ़, डी उदयपुर। तो ऐसी स्थिति में आप आंसर क्या करोगे? बांसवाड़ा। चूंकि सर्वाधिक लगने वाला जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। और वो कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। और यहां से मैंने जो आपको नया कंसेप्ट बताया है, कुल लंबाई। और जब कुल लंबाई पूछ ले मित्रों तो 26 + 1, तो कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर हो जाएगी? 27 किलोमीटर। ठीक है। अगर विकल्प में कुल लंबाई पूछी गई है और विकल्प में 26 भी है और 27 भी है, तो आपको आंसर करना है 27। और केवल कर्क रेखा की लंबाई है और विकल्प में 27 नहीं है, इसका मतलब है उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो केवल और केवल किसके आधार पर पूछा है? बांसवाड़ा के आधार पर पूछा है। इस तरीके से राजस्थान में अक्षांशीय स्थिति और कर्क रेखा का निर्धारण हमने इसमें कर दिया है। ठीक है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से चालू हुआ? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कौन से गांव से? कोणा गांव से। कौन से जिले के अंदर? बांसवाड़ा में। और कौन सी तहसील के अंदर? कुशलगढ़ तहसील के अंदर। मित्रों ध्यान रहे,
ये कुशलगढ़ जो तहसील है एक शहरी एरिया है, शहरी क्षेत्र है, और कुशलगढ़ शहर को हम कौन सी रेखा के ऊपर स्थित मानते हैं? कर्क रेखा पर। राजस्थान का कौन सा शहर, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है? कुशलगढ़ कर्क रेखा के ऊपर स्थित शहर है। जबकि कर्क रेखा पर स्थित जिला पूछा जाए तो कर्क रेखा पर स्थित जिला कौन सा होगा? बांसीवाड़ा। ठीक है, और इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चनों के अंदर अंतर ही हो जाएगा। लास्ट विस्तार 30 डिग्री 12 मिनट पर, और यहाँ वो जिला है और इस जिले का नाम है गंगानगर। कौन सा जिला है मित्रों? ये गंगानगर। और 30 डिग्री 12 मिनट पर राजस्थान का कौन सा जिला स्थित होगा? गंगानगर। गंगानगर जिला भी है, और यही लास्ट जो इसकी सीमा है, ये वाली जो सीमा है लास्ट इसकी, ये कौन सी तहसील के अंदर लगती है? गंगानगर तहसील में लगती है। लेकिन यहाँ पर एक गांव है और उस गांव का नाम है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। सॉरी, यहाँ पर ये जो कोणा गांव है, इस कोणा गांव की जगह कुशलगढ़ तहसील का एक गांव है बोरकुंड। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। तो 23 डिग्री 03 मिनट पर जो अंतिम गांव होगा राजस्थान का, वो कौन सा होगा? बोरकुंड। और 30 डिग्री 12 मिनट पर जो गांव होगा वो कौन सा होगा? कोणा गांव होगा। तो राजस्थान का अंतिम दक्षिणी गांव तो होगा बोरकुंड, और राजस्थान का अंतिम उत्तरी गांव कौन सा होगा? कोणा गांव। तो ये कोणा गांव इसके अंदर बनेगा। गंगानगर तहसील के अंदर ये गांव है, गंगानगर ही इसका जिला हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम क्या लिखेंगे? 23 डिग्री 30 मिनट। कौन से भाग से गुजरेगी? राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरेगी। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा से ऊपर होगा या नीचे होगा? तो अधिकांश भाग कर्क रेखा के क्या होगा? ऊपर की ओर होगा। कर्क रेखा से कितने जिले लगते हैं टोटल? तो कर्क रेखा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक जिला कौन सा लगता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? मध्य से। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा लगता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के कहाँ से गुजरती है? दक्षिण से। बांसवाड़ा में कितने किलोमीटर निकलती है? 26 किलोमीटर। डूंगरपुर में कितनी जाएगी? 1 किलोमीटर। और इस तरीके से कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 27 किलोमीटर। तो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी? 27 किलोमीटर। इसके अलावा हम एक अक्षांश की बात और करेंगे, और ये अक्षांश है हमारा इस तरीके से, ये वाला अक्षांश है, और इस अक्षांश को हम कहते हैं 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश कहेंगे इसको? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के लगभग कहाँ से गुजरता है? मध्य से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? मध्य से गुजरता है, जो राजस्थान को कितने बराबर भागों में बांट देता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। आधा राजस्थान 27 डिग्री से ऊपर और आधा राजस्थान 27 डिग्री से नीचे। अर्थात 27 डिग्री से ऊपर वाले राजस्थान को कहते हैं उत्तरी राजस्थान, और 27 डिग्री से नीचे वाले राजस्थान को कहते हैं दक्षिणी राजस्थान। इस तरीके से ध्यान रहे कि राजस्थान के बीच से गुजरने वाली अक्षांश, तो राजस्थान के बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा होगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और लास्ट विस्तार राजस्थान का कितने डिग्री पर हो जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट पर। इस तरीके से ध्यान रहे, राजस्थान में ये 2 अक्षांश रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्यस्थ रेखा। इस रेखा को हम कहेंगे कौन सी रेखा? राजस्थान की मध्यस्थ रेखा। तो ये राजस्थान की मध्यस्थ रेखा है,
इसको राजस्थान की मध्यस्थ रेखा के नाम से जाना जाएगा। और यहां से अपना ये अक्षांशीय विस्तार समाप्त हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और वो पिछली बार जो मैंने उसमें बताया था, ये मैं यहाँ कोणा गांव लिख चुका था, वो बोरकुंड गांव है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील का अंतिम सीमा है, और कोणा गांव गंगानगर का है, जो राजस्थान की अंतिम उत्तरी सीमा का गांव है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक नई चीज मैंने आपको इसमें बताई है, और ये सबसे डिफरेंट है कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर होगी? 27 किलोमीटर होगी। अगर विकल्प में 27 किलोमीटर नहीं है तो इसका मतलब है वो क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, तब वो अपने आप ही विकल्प में क्या दे देगा? 26। लेकिन कर्क रेखा की कुल लंबाई पूछेगा तो आपका आंसर क्या रहेगा? 27 किलोमीटर। इस तरीके से ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार था, और ये अक्षांशीय विस्तार हमारा इसमें क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके बाद अब हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर निकालेंगे। और अंतर कैसे निकलेगा? देखो, चालू कितने डिग्री से हुआ? 23 डिग्री 03 मिनट से। समाप्ति कितने डिग्री पर हुई? 30 डिग्री 12 मिनट पर। अब इसके बीच का अंतर, ये राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है? ग्लोब पर हमारी कुल अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसका अध्ययन हमको करना है। तो ग्लोब पर आप कुल अक्षांशीय स्थिति निकालोगे, तो ग्लोब पर आप कुल अक्षांशीय स्थिति किस तरीके से निकालोगे? इसको आप यहां देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। बहुत सिंपल चीज है। कुल अक्षांशीय विस्तार कैसे निकालोगे? तो कुल अक्षांशीय विस्तार में आपको बता दूं, कुल अक्षांशीय विस्तार ऐसे निकलेगा। तो यहां हमारा कंसेप्ट बन जाएगा राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार। तो ये कुल अक्षांशीय विस्तार किस तरीके से निकलेगा? जैसे हमने कर्क रेखा की कुल लंबाई ज्ञात की थी, तो कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी हुई थी? 27 किलोमीटर। अब राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार ज्ञात करना है, तो कुल अक्षांशीय विस्तार कैसे ज्ञात करोगे? 30 डिग्री 12 मिनट में से आप कितने डिग्री को घटा दोगे? 23 डिग्री 03 मिनट को आप क्या कर दोगे? घटा दोगे। और जब आप इसको घटाओगे, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राजस्थान के अंदर जो अक्षांशों का निर्धारण है या देशांतरों का जो निर्धारण है वो किस तरीके से किया जाता है? तो उसका निर्धारण किया जाएगा डिग्री, मिनट और सेकंड में। किस में किया जाएगा? डिग्री, मिनट और सेकंड में किया जाएगा। ठीक है, डिग्री को मिनट में और मिनट को किस में पढ़ा जाता है? सेकंड में, क्योंकि डिग्री का 60वां भाग मिनट और मिनट का 60वां भाग क्या होता है? सेकंड। तो यहां 12 सेकंड, 12 में से 3 गए तो कितने हो जाएंगे? 9 सेकंड। और यहां 30 मिनट और यहां 23, तो 30 में से 23 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। और इसको हम कहेंगे 7 डिग्री 9 मिनट। क्या कहेंगे मित्रों इसको? 7 डिग्री 9 मिनट, जो लगभग कितने डिग्री अक्षांशों में हो जाएगा? 7 डिग्री अक्षांशों में। कितने डिग्री अक्षांशों में हो जाएगा? 7 डिग्री अक्षांशों के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पृथ्वी के कुल अक्षांशीय विस्तार का, अब पृथ्वी पर कुल अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री में है? 181। कुल पृथ्वी का अक्षांशीय विस्तार 181 है, 181 है। और यहां पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार उन 181 अक्षांशों में से केवल कितना डिग्री है? 7 डिग्री अक्षांश है। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार लगभग कितने डिग्री आ जाएगा? 7 डिग्री। और जब परफेक्ट देखेंगे इसको तो 7 डिग्री और 9 मिनट। ठीक है, तो 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार बनेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम
आगे बात करेंगे राजस्थान के अंदर। और यहाँ से आपका अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का समाप्त हो गया है। एक बार फिर पुनः दोहरा देता हूँ, हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, और जब अक्षांशीय विस्तार पढ़ा तो सबसे पहले हमने स्थिति पढ़ी, और वो स्थिति विश्व के संदर्भ में पढ़ी। और विश्व में राजस्थान कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। फिर उसके बाद हमने एशिया के संदर्भ में पढ़ी, और एशिया के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति हुई वो दक्षिण पश्चिम एशिया के रूप में रही। फिर उसके बाद हमने भारत के संदर्भ में पढ़ी, और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम रही। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम के अंदर। फिर उसके बाद हमने ग्लोब पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, तो राजस्थान कितने डिग्री से चालू हुआ? 23 डिग्री 03 मिनट से, और कितने डिग्री अक्षांश पर समाप्त हो गया? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इस तरीके से राजस्थान उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। नॉर्थ टू नॉर्थ राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार होगा। और जब अक्षांशीय विस्तार में हमने देखा तो एक रेखा पड़ी कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, राजस्थान की कौन सी दिशा से गुजरेगी? दक्षिण दिशा से। कितने जिलों से गुजरेगी? 2 जिलों से। एक जिला कौन सा हुआ? बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा हुआ? डूंगरपुर। बांसवाड़ा में कितने किलोमीटर? 26 किलोमीटर। डूंगरपुर में कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और टोटल लंबाई कितने किलोमीटर हो गई? 27 किलोमीटर। और अधिकांश भाग राजस्थान का कर्क रेखा के कहाँ स्थित है? ऊपर की ओर। फिर राजस्थान के मध्यस्थ निकलने वाला अक्षांश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिसर्चेबल चीज है मैप की, ये मैप से मैंने निकाला है। अभी तो मैं आपको अक्षांश और देशांतरों में कई अंतर वाले क्वेश्चन बताऊंगा। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, जितनी क्रिएटिविटी आप करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ज्योग्राफी में क्रिएटिविटी सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मध्यस्थ अक्षांश कितने डिग्री हुआ? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसने राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया? 2, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का मध्यस्थ अक्षांश है तो आंसर हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर उसके बाद मैंने कुल अक्षांशीय विस्तार निकाला, और मैंने आपको बताया कि अक्षांश हो या देशांतर डिग्री, मिनट, सेकंड में पढ़े जाते हैं। डिग्री का 60वां भाग मिनट, और मिनट का 60वां भाग क्या कहलाता है? सेकंड। और मैंने 30 डिग्री 12 में से कितना घटा दिया? 23 डिग्री 3 मिनट। तो राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना आ गया? 7 डिग्री 9 मिनट। अर्थात संपूर्ण ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के कुल अक्षांशों में राजस्थान लगभग कितने डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री अक्षांशों में फैला हुआ है। इसका मतलब अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की विशालता देखते ही बनती है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा भूभाग है। और यहाँ से हमारी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति समाप्त हो गई है मित्रों। अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार, और देशांतरीय विस्तार पढ़ना है। और देशांतरीय विस्तार के बारे में मैंने आपको शुरू के अंदर ही बता दिया था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्थिति किसी भी स्थान की लोकेशन अक्षांशों से भी रखी जाती है और देशांतरों से भी रखी जाती है। लेकिन मित्रों, देशांतरों का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो है समय की गणना। क्या है वो? समय की गणना। समय की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देशांतरों का उपयोग किया जाता है। हालांकि स्थिति भी निर्धारित की जाएगी, लेकिन मोस्टली लॉन्गिट्यूड लाइंस जो है वो समय की गणना के लिए उपयोगी होती है। एक बार हम देखेंगे कि देशांतर क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और अक्षांश में और देशांतर में क्या अंतर होता है। तो इसको हम कहेंगे
लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे हम इसको? लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड लाइन इसके अंदर ही कहलाएगी, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब देखो लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है। सबसे पहले केवल लॉन्गिट्यूड, हम इसमें बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस। जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र है। और इस पृथ्वी के केंद्र से आपने एक काल्पनिक रेखा, और वो काल्पनिक रेखा कौन सी बनाई थी आपने? भूमध्य रेखा। कौन सी बनाई थी? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांट दिया? 2 बराबर भागों में। इस भूमध्य रेखा अर्थात कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री से ऊपर का जो भाग है, इसकी लास्ट जो बिंदु है या अंतिम जो काल्पनिक बिंदु है, उस अंतिम काल्पनिक बिंदु को कहा जाता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। जी हां, हमारी पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव कहेंगे इसको। तो ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। चूंकि काल्पनिक है, अक्षांश भी काल्पनिक थे, तो देशांतर भी ग्लोब पर क्या है? काल्पनिक है। तो हमने काल्पनिक रूप से इस 0 डिग्री से सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा मान लिया? नॉर्थ पोल मान लिया। और इससे नीचे का जो काल्पनिक बिंदु है ये वाला, इस काल्पनिक बिंदु को हमने क्या मान लिया? साउथ पोल। क्या मान लिया इसको? साउथ पोल। तो मित्रों इसको कहा जाएगा साउथ पोल, अर्थात कौन सा ध्रुव कहा जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव कहा जाएगा इसको? दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। इस तरीके से पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। एक ध्रुव तो कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव, और दूसरा ध्रुव कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव। इसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल, और इसको हम क्या कहेंगे? साउथ पोल। और ये दोनों ही ध्रुव पृथ्वी पर क्या है? काल्पनिक है, क्योंकि अक्षांश और देशांतरों की गणना भी पृथ्वी पर किस रूप में की गई है? काल्पनिक रूप में की गई है। इसीलिए मित्रों अक्षांश और देशांतर दोनों ही ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, इसका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, ये मानव के द्वारा निर्धारित की गई है, जो विश्व की स्थिति का, विश्व की जलवायु का और विश्व के समय का निर्धारण करती है। इनका महत्वपूर्ण उपयोग ये है। तो कितने ध्रुव हो गए पृथ्वी के ऊपर? 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जबकि गोलार्धों की संख्या कितनी थी? 4, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और अब मैंने इन ध्रुवों से इस विषुवत रेखा पर कोई कोणात्मक दूरी ले ली। जैसे मान लो कि मैंने ये एक कोणात्मक दूरी यहाँ ले ली, ये कोण बना दिया, और ये जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कोण मान लीजिए आप लगभग 40 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 40 डिग्री का कोण है। ये भी कितने डिग्री का कोण है? 40 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये कोणात्मक दूरी है। क्या है मित्रों? ये कोणात्मक दूरी। और ये कोणात्मक दूरी कहाँ से ली गई? ध्रुव से ली गई। और इस ध्रुव से कोणात्मक दूरी कौन सी रेखा पर ली गई है? भूमध्य या विषुवत रेखा पर ली गई है। तो ये जो कोणात्मक दूरी है, इस कोणात्मक दूरी को विषुवत रेखा पर जो कोणात्मक दूरियां होती है, विषुवत रेखा की इन कोणात्मक दूरियों को क्या कहते हैं? इन कोणात्मक दूरियों को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं इनको? देशांतर। और ये सभी कोणात्मक दूरी किस पर होती है? विषुवत रेखा पर। किस पर होती है मित्रों? विषुवत रेखा पर होती है। तो विषुवत रेखा पर ली गई
कोणात्मक दूरी, कोणात्मक दूरी कहां से लोगे आप? ध्रुवों से। तो ध्रुवों से ली गई कोणात्मक दूरी ही क्या कहलाती है? देशांतर। और अगर इन कोणात्मक दूरियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर इस तरीके से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर अगर मिला दिया जाए तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाई गई जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को कौन से रूप में खींचा जाता है? वक्राकार। कौन सी रेखाएं होती है ये? वक्राकार रेखाएं होती है। और ये वक्राकार रेखाएं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल निर्धारित की जाती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ध्रुवों की ओर विसर्जित की जाती है, अर्थात ध्रुवों से किस ओर खींची जाती है? ध्रुवों की ओर खींची जाती है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को, अर्थात उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती है? देशांतर रेखाएं। तो इन रेखाओं को हम कहेंगे देशांतर रेखाएं। तो ये देशांतर रेखाएं बनेगी और ये भी हमारी कौन सी रेखा कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। फर्क इस तरीके से होगा कि जो पृथ्वी का केंद्र है, इस पृथ्वी के केंद्र से आगे की ओर का जो भाग है ये कौन सा देशांतर कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। और इससे पीछे का जो भाग है ये कौन सा देशांतर कहलाएगा? पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। और इस तरीके से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो ग्लोब पर देशांतरी स्थिति कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अक्षांशीय स्थिति भी कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अब आप ये पृथ्वी का केंद्र है, इससे आगे 40 डिग्री है, तो इस 40 डिग्री को क्या कह दोगे? ईस्ट। और इस 40 डिग्री को जो पृथ्वी के केंद्र से पीछे की ओर है, तो इस 40 डिग्री को आप क्या कह दोगे? वेस्ट। तो ये 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये 40 डिग्री क्या हो जाएगी? पश्चिमी देशांतर। तो पता चला देशांतर और देशांतर रेखा विषुवत रेखा पर ध्रुवों से ली गई कोणात्मक दूरी तो क्या कहलाती है? देशांतर। और समान कोणात्मक दूरियों को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाया जाए या ध्रुवों से विसर्जित रेखाएं खींची जाए तो वो रेखाएं क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डायग्राम का। इस पर देशांतर और देशांतर रेखा दोनों का अंतर स्पष्ट किया गया है और दोनों में अंतर होता है। देखो अक्षांश में और देशांतर में कितना सा अंतर है? अक्षांश भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी होती है जो पृथ्वी की परिधि पर होती है, और देशांतर विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी होती है जो कहां से निर्धारित की जाती है? ध्रुवों से की जाती है। दोनों ही कोणात्मक दूरियां हैं, लेकिन परिधि पर कोणात्मक दूरी अक्षांश और विषुवत रेखा पर कोणात्मक दूरी देशांतर कहलाती है। और आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ये जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है इनका घर पर रह करके आनंद लीजिए, अपनी स्टडी को जारी रखिए। जो इस समय का सही उपयोग कर लेगा वो ही भावी अध्यापक बनेगा। इसलिए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।